हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 mm. अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 and thickness 4 mm having the same area is introduced between the plates. For the capacitance to remain the same, the distance between the plates is. तो इस केस में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका जो थिकनेस है वो 8 mm का थिकनेस है, ठीक है। एरिया तो ए ही रहेगा, दोनों प्लेट का मान लेते हैं ए ही है क्योंकि सेम प्लेट यूज़ हो रहा है दोनों केसेस में, एरिया ए, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस जो होता है फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दैट मीन्स इसका जो एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा वो होगा सी इंटू डी, और यहाँ पे डी कितना है 8 mm। इस एप्सिलॉन नॉट ए को हम लोग अगले वाले केस में यूज़ करेंगे। तो इस अगले वाले केस में क्या है, इसी के अंदर में क्या किया गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया जिसका एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसका कांस्टेंट कितना है 2, ठीक है, और उसका थिकनेस कितना है 4 mm, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि फॉर द कैपेसिटेंस टू रिमेन सेम। अब जो अगला जो कैपेसिटेंस लिया गया है इसका और पहले वाले का दोनों का कैपेसिटेंस सेम रखने के लिए हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना करना होगा, यानी सेकंड वाले केस में प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब इसमें दिया हुआ है कि एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर में इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं इसके इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, ठीक है, और इस डिस्टेंस को लोग बोलते हैं टी। जो डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो टी हो जाता है, ठीक है। और इस थिकनेस कितना है, ये थिकनेस दिया हुआ है 4 mm का, ठीक है। तो हमारे पास जो टी का वैल्यू है वो है 4 mm, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया हुआ है के वो दिया हुआ है 2, ठीक है। तो अब इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम होना है, ठीक है। इस कैपेसिटेंस का वैल्यू है सी, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं सी डैश। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सी डैश है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्टली सी डैश का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट ए को भी पुट करके बना सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं, पहले सी डैश को निकाल लेते हैं कि सी डैश का वैल्यू कितना होने वाला है। तो सी डैश इक्वल्स टू हो जाता है विथ दिस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के और उसका थिकनेस, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बस इसलिए निकाल लिए थे कि यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया जा सके, या फिर इसके जगह पे आप सी को सी डैश के इक्वल प्रूफ इक्वेट करके आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सी डैश तो हो गया एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को लगा लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए का वैल्यू क्या है, सी इंटू 8 mm डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे डी है, डी ही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो डी को डी रहने देते हैं, और माइनस टी कितना था 4 mm है, इसको हम लोग 4 mm कर लेते हैं, इसको mm नहीं लिख के छोड़ देते हैं, और प्लस टी बाई के, टी है 4 के है 2, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा -4 + 2, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब सी डैश, इस सी डैश को हम लोग सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल था, कैपेसिटेंस इक्वल है, तो सी डैश को हम लोग सी लिख सकते हैं। सी इक्वल्स टू हो जाएगा ये सी मल्टीप्लाई बाई 8 mm डिवाइडेड बाई डी माइनस 2, 4 - 2 विल बी -2, -4 + 2 विल बिकम -2, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारा सी और सी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस सी को और सी को हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, बचेगा क्या 8 बाई डी माइनस 2, दैट मीन्स डी माइनस 2 इक्वल्स टू 8, और एल्स d इक्वल्स टू 8 + 2 यानी 10 mm, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 mm। A 4 microfarad condenser is charged to 4000 volts and then its plates are joined through a resistance of 1 kilo ohm. The heat produced in the resistance is, so हमारे पास गिवन है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। दैट मीन्स 4 × 10⁻⁻6 फैरड। वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट्स, ठीक है, और साथ में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 किलो ओम यानी 1 × 10⁻³ ओम यानी 1000 ओम, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हीट प्रोड्यूस, ठीक है। बेसिकली हीट प्रोड्यूस क्या है, एनर्जी है। एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ CV², ठीक है। यानी हम यहाँ पे सिर्फ सी और भी का ही काम है, आर का कोई काम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हाफ
कैपेसिटेंस है 4 इंटू 10⁻⁻6 और V है 400 यानी 400 के स्क्वायर हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 400। ठीक है, इस 4 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और यहाँ पे 2 और 2 4, 10⁻4 यानी 10⁻⁻2 जूल्स। इसको अगर 10⁻2 को अगर हटाते तो ये हो जाता है 0.32 जूल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। An electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio t2 by t1 is nearly equal to. So इस क्वेश्चन में है हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, उसी तरह से एक प्रोटॉन है mp, ये भी इनिशियली एट रेस्ट है। ये दोनों ही, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों ही u इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ, इक्वल डिस्टेंस फॉलो करते हैं दोनों। ठीक है, दोनों जो ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, कोई d डिस्टेंस या फिर s डिस्टेंस ये लोग, कोई डिस्टेंस s ये लोग कवर कर रहे हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस। पहले वाले को जो टाइम लगता है वो लगता है t1 टाइम लगता है कोई s डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और प्रोटॉन को लगता है t2 टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है me और प्रोटॉन का मास है mp, और ये दोनों कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं। सो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर टाइम्स। तो ये पहले हम लोग इसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से इसका रिलेशनशिप आना चाहिए। तो सबसे पहले एक अगर फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है q e बाई m। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हम लोग आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यही लगने वाला है जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब क्या था इसमें, दोनों ही पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट पर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो u तो 0 हो गया। जब u 0 हो गया यानी ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, 0, बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब a है हमारे पास, तो अब a की जगह पे हम इस वैल्यू को डाल लेते हैं, क्योंकि हमें मास से भी काम है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, तो हम लोग s इक्वल्स टू लिख लेते हैं हाफ, और मास की जगह पे लिख लेते हैं क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पहले वाले के लिए देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, अब दोनों ने ही डिस्टेंस ट्रेवल सेम किया है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्रोटॉन इक्वल टू एस। ठीक है, यानी एस ई को अगर देखते हैं तो ये एस ई क्या हो जाता है, हाफ क्यू इंटू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी 1। ठीक है, और फॉर प्रोटॉन यही हो जाता है 1/2 क्यू टाइम्स ई डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2, क्योंकि हमें T2 बाई T1 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने T1 और T2 लिया है इन प्लेस ऑफ TE और TP। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि जब SE और SP इक्वल है, ठीक है, यानी ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे, यानी हाफ ऑफ QE बाई ME इंटू T1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ QE बाई MP मल्टीप्लाई बाई T2, ये दोनों इक्वल है। अब इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करें, ठीक है, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, QE और QE कैंसिल हो गया, बचा क्या, T1 बाई ME और T2 बाई MP। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बचा हमारे पास T1 बाई ME इक्वल टू T2 बाई MP। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग आगे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है T1 बाई ME इक्वल्स टू T2 बाई
एम पी। फाइंड क्या करना है हमें, T2/T1 फाइंड करना है। तो T1 को हम लोग राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हो जाता है MP/ME इक्वल्स टू T2/T1। और ये रूट में है, हम देख लेते हैं हमने क्या छोड़ा है। यहाँ पर T² है और यहाँ पे हमने T² नहीं लिखा, तो ये दोनों ही T² चलेगा, यहाँ भी T² होगा, ठीक है, और यहाँ भी ये T² रहेगा, T², T1² और T2², ठीक है। तो ये हो जाता है इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। सब्सिक्वेंटली यहाँ पे हो जाता है T2/T1 ऑन स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ये हो जाता है √MP/ME। तो हमारा MP/ME कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MP/ME √। An alpha particle and a proton are accelerated at same potential difference from rest. Find the ratio of their final velocity. अब हमें चाहिए इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। वो हमें एक ही इक्वेशन से देखने के लिए मिलता है और वो है काइनेटिक एनर्जी वाले, ठीक है। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। और साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर वी क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, फिर नॉर्मल पोटेंशियल होता है, ये होता है कि इसके ½ mv² के इक्वल, यानी पोटेंशियल हो गया। या फिर हम लोग इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी और अच्छा दोनों के ही फाइनल वेलोसिटी का हमको रेशियो चाहिए, यानी हमको वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, तो हम उसको वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू ये हो जाएगा √2e इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई m, नहीं होगा, डिवाइड बाई m, √2ev/m वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई मास। तो हमारे पास गिवन है कि इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। जब दोनों ही सेम पोटेंशियल पर है, यानी हमारा v जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, वेरिएबल बचा e/m, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ चार्ज बाय मास, ठीक है। ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज बाय मास। तो अब हम लोग इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है। वेलोसिटी फॉर प्रोटॉन ये हो जाता है √E/m, ठीक है। ये हम लोग मास के लिए ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग m ले लेते हैं, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम लोग E से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर अल्फा के लिए वेलोसिटी निकाले, ठीक है, अल्फा के लिए वेलोसिटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इसको 2 ही लिख लेते हैं, और ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, तो इसको 4 टाइम्स ऑफ हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका वेलोसिटी का रेशियो निकाले, यानी हमको किसके निकालना है, अल्फा टू प्रोटॉन का निकालना है, यानी V∝/V ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले हम लोग प्रोटॉन का अल्फा का लिख लेते हैं, ये हो जाता है 2E/4m, और Vp नीचे है तो इसको उल्टा करके लिखते हैं m/e, ठीक है। आफ्टर कैंसलेशन E/m और E/m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2/4, दैट मीन्स √1/, वेट, √ नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2, √1/2, यानी रूट से जब बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, दैट मीन्स V∝ इज टू V ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1:√2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। A capacitor is charged to store an energy U. The charging battery is disconnected. An identical capacitor is now connected to the first capacitor in parallel. The energy in each of the capacitor is. So इसमें given है कि एक कैपेसिटर था, ठीक है, इनिशियली एक कैपेसिटर था जिस पे चार्ज U था, ठीक है। इसका स्टोर्ड एनर्जी कितना था, कैपिटल U से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। अब क्या किया गया कि इस जो चार्जिंग बैटरी था इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब इसका एक्सटर्नल कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है, अब ये डिस्कनेक्ट हो गया। एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी इसके साथ इसके पैरेलल में एक आइडेंटिकल कैपेसिटर, यानी अगर ये C है तो इसको भी हम लोग C से डिनोट कर लेते हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब सिंस ये डिसकनेक्टेड पोजीशन में है, यानी इसके पास जो चार्ज था Q, अगर मानते इनिशियली एक चार्ज कैपिटल Q था, अब क्या हुआ, अब ये जो कैपिटल Q है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब ये जो टोटल चार्ज Q है वो सिर्फ इस इनिशियल वाले C में ना होकर ये अभी दोनों C में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लेते हैं कि अब इस वाले में जो चार्ज होगा वो Q1 होगा और इस वाले में Q2। और ये भी देख लेते हैं कि ये दोनों ही चार्ज, ये दोनों ही कैपेसिटर्स क्या आइडेंटिकल है। अब जब आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है, यानी इसका चार्ज का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ अमाउंट में होगा, यानी जो Q1 हो जाएगा वो Q/2, इसमें भी जो Q हो जाएगा वो Q/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्ज दोनों में ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इनिशियली जो इसका स्टोर्ड एनर्जी था वो था U। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ Q और C वो हो जाएगा Q²/2C, या फिर हाफ Q²/C हम लोग लिख सकते हैं, Q²/2C ये इनिशियली था। और जब ये इसके साथ एक और C को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, उस केस में जो U हो जाएगा वो U' लिख लेते हैं। ठीक है, और ईच के लिए बोला गया है, ईच ऑफ द कैपेसिटर, तो ईच के लिए क्या हो जाता है, चार्ज जो है वो Q/2 के इक्वल हो गया, यानी हम लोग Q की जगह पे हम इसको Q/2 का स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C, ये हो जाएगा Q²/4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C, यानी 1/4 टाइम्स Q²/2C। अब ये जो Q²/2C है वो क्या है, U के इक्वल है, इन लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल U, यानी अब जो नया U' आया, नया स्टोर्ड एनर्जी आया फॉर ईच कैपेसिटर, वो क्या आया, U/4 के इक्वल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of a side A. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction parallel to BC is. ठीक है, अब इसमें हम लोग को फोर्स फाइंड करना है एट पॉइंट A। ठीक है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू BC, इस BC के पैरेलल वाले डायरेक्शन में। ठीक है, यानी वर्टिकल में भी आ सकता है, पैरेलल में भी आ सकता है, तो हमें सिर्फ पैरेलल वाले के लिए ही फाइंड करना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करके सामने ले आते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि यहाँ पे एक -Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज है। उनको एक के लिए निकालना है तो हमें इसका पोलैरिटी देखना होगा। सबसे पहले ये +Q है, इधर -Q है नीचे C के पास, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टुवर्ड्स किधर होगा, टुवर्ड्स C होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है B पे +Q चार्ज है और A पे भी +Q चार्ज है, तो इसका जो यहाँ पे अट्रैक्शन जगह पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो यहाँ से जो फोर्स जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपोजिट रिपेल होगा। ठीक है, अब इस रिपल्शन के कारण इसको हम लोग ले लेते हैं F1 और इसको ले लेते हैं हम लोग F2। सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये 60 ये 60 ये 60, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल आएगा, ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सो आवर रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाता है, F रिजल्टेंट इक्वल्स टू √F1² प्लस F2² प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यहाँ पर है, cos थीटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, थीटा तो 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जो F1 और F2 है, ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा, F1 = F2 होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेम है, बस उसके मैग्नीट्यूड, उसके जो पोलैरिटी है वो सिर्फ डिफरेंट है, प्लस और माइनस है, बाकी फोर्स तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तीनों ही इन दोनों को F के इक्वल कर लेते हैं, यानी यहाँ पे F1 भी F रहेगा, F2 भी F रहेगा। इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं, F² प्लस F² प्लस 2 टाइम्स ऑफ F इंटू F और cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा कितना है, cos 120 डिग्री है, यानी cos 120 डिग्री होता है -1/2 के इक्वल, यहाँ पे -1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में बचेगा क्या, 2 टाइम्स ये F² और ये F² हो गया 2 टाइम्स ऑफ F² माइनस ये बचा F², यानी ये हो गया √F², दैट इज़ F। यानी हमारा जो F रिजल्टेंट है, ठीक है, ये कितना हो जाता है, F के इक्वल। F कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है सारे ही पॉइंट्स के बीच में वो है A। ठीक है, तो डिस्टेंस A हो जाएगा। चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज है Q²/, Q1 Q2, यहाँ पे दोनों ही जो चार्ज है वो Q है। ठीक है, Q1 Q2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई A²। डिस्टेंस जो है वो A² के इक्वल है, तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q²/A²।
ये हम लोग देख लेते हैं, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर ए में। 3 point charges minus plus q minus 2q and plus q are placed at point x equal to 0, y equal to a, z equal to 0। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग इसका एक बना कर देख लेते हैं। तीनों ही कंडीशन में z क्या है, 0 है, ठीक है, z0 z0 z0, यानी हम लोग एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई। अगर जेड प्लेन भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे 3 है। पहला तो ये एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट 0 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है -2q, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a, यानी सम डिस्टेंस यहाँ पर ये हो जाएगा 0 a 0, यानी ये जो डिस्टेंस है वो a है। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, ये a है ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है +q। सेम यहाँ भी है, ये एक पॉइंट है a 0 0, ये भी डिस्टेंस a है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना है, +q। हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। ये जो पूरा का पूरा जो चार्ज असेंबली बना, यहाँ पे +q, यहाँ पे -2q और फिर +q, इसका चार्ज असेंबली का हमें टोटल डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे -2q है, यहाँ पे +q है और यहाँ पे +q है, यानी ये जो -2q है ये 2 -q चार्जेस से मिलकर बना है, ठीक है। अगर 2 -q चार्जेस है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक +q है, यहाँ पे एक -q है, यानी ये जो एक बन जाता है ये हमारा एक डाइपोल बन गया, ठीक है। एक डाइपोल बन गया तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं P1 से, ठीक है। एक डाइपोल हमारा यहाँ बन गया, -q और +q मिला के एक डाइपोल यहाँ बन गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P2 वेक्टर से, ठीक है। हमारे पास 2 डाइपोल्स हो गए। अब इन दोनों डाइपोल का जो नेट वेक्टर होगा, नेट जो आएगा वो इसको हम लोग P नेट बोल लेते हैं, ठीक है। और ये किस तरफ जाएगा, इन दोनों के ही पॉइंट पे, यानी इन दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे जो आ रहा है वो कुछ होगा, ठीक है। यानी ये a डिस्टेंस इधर नीचे और ये डिस्टेंस इधर, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा a 0, ठीक है। सबसे पहले तो ये मिल गया। नेट वेक्टर किस तरफ जाएगा, किस कोऑर्डिनेट की तरफ जाएगा, ये तो पता चल गया, a 0 की तरफ जाएगा P नेट। हम लोग P नेट फाइंड कर लेते हैं। अब P1 देख लेते हैं, हमारा P1 कितना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 P1 हो जाता है, हमारे इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, a है, और चार्ज कितना है, q है, ठीक है। तो ये हो जाता है q इंटू a, ठीक है। P2 ये भी हमारा बन जाता है q इंटू a, ठीक है। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, ठीक है, q इंटू a दोनों ही हमारा सेम है, P1 P2 qa के इक्वल। और सिंस इन दोनों के बीच का डिग्री जो है वो 90 डिग्री है, अगर इसके हम लोग रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाते हैं P नेट के लिए, ठीक है, P नेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा √P1² + P2² + 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos थीटा। सेम जैसे हमने पिछले वाले में यूज़ किया था। तो इस वाले में थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ निकल कर आएगा P1² + P2², ठीक है। तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ QA² ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QA², ठीक है। अब हम लोग उसको रूट के बाहर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स QA, ठीक है। यानी हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट का वेक्टर बना वो बन गया √2 टाइम्स ऑफ QA, और किस डायरेक्शन में होगा, ये a 0 के डायरेक्शन में होगा। तो हमारा ऑप्शन किस में आता है, सबसे पहले तो √2 QA होना चाहिए, यानी इसमें सिर्फ Q है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें x डायरेक्शन और y डायरेक्शन डायरेक्टली लिखा हो तो ये दोनों ही नहीं होगा, बचा हमारे पास ये। तो सो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x0 y0 z0, यानी ओरिजिन से कहाँ x है, y और z0, यानी ये पॉइंट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। Charges +q and -q are placed at point A and B respectively, which are distance 12 apart. C is the midpoint of AB. The work done in moving the charge +q along the semicircle CRD. So option हम लोग को फाइंड करना है work done in the path CRD, ठीक है। So it doesn't matter कि किस पाथ से जा रहा है, we just need कि कहाँ तक जाना है। So we need to find from C to D. तो इस C to D के लिए हम लोग जब फाइंड करते हैं तो हम पहले इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव दिस फिगर,
तो इन दिस फिगर ये A to B डिस्टेंस 2L है, CB इज L, दैट मीन्स रेडियस L है, सो दिस लेंथ विल बी L। सो पहले जो हमारा जो चार्ज था वो C पर है, ठीक है, तो इस जगह पे हमारा पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है। जब ये यहाँ से C से मूव करके फ्रॉम द पाथ CRD ये D तक आता है, यानी ये C से D तक गया, ठीक है, तो इस जगह पे हमें क्या फाइंड करना है, VD, ठीक है। इस जगह पे इसका VD क्या होगा। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज था, मान लेते कोई पॉइंट चार्ज था, ठीक है, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, ठीक है, D पे, तो इसके कारण, इस Q के कारण इसका जो अट्रैक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस प्लस क्यू के कारण, क्योंकि इधर भी प्लस क्यू है, डी पे प्लस क्यू है, यहाँ पे ए पे भी प्लस क्यू है, इस कारण जो रिपल्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले ए के लिए देख लेते हैं। ए के लिए, तो ए से लेके डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ एल है, यहाँ पे 2L और प्लस एल विल बिकम 3L, तो ये वी डी पे हो जाएगा टोटल के क्यू डिवाइड बाई आर, आर कितना है 3L है, ठीक है, प्लस ये दोनों किसके लिए था, पॉजिटिव क्यू, इस पॉजिटिव क्यू के कारण, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब इस नेगेटिव क्यू के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा के नेगेटिव क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में L, ठीक है, ये हो गया के क्यू बाई 3L और के इंटू माइनस क्यू बाई एल, दैट मीन्स के क्यू बाई 3L माइनस के क्यू बाई एल, ये हो जाता है, अगर LCM 3L हो जाता है 1 माइनस 3 के क्यू, ये हो जाता है माइनस ऑफ 2 के क्यू, तो हमारा वी डी निकल कर आ गया -2/3 के क्यू बाई एल, ठीक है। इसको अब छोटा कर लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितना वर्क डन लगा, ठीक है। सबसे पहले हम चेंज इन पोटेंशियल पहले हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो वी डी माइनस वी सी, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा वी डी माइनस वी सी, ये कितना हो जाता है, वी सी तो 0 था और वी डी ये आ गया, यानी वी डी माइनस वी सी हमारा माइनस में ही रहेगा, जो कि हो जाएगा -2/3 के इंटू क्यू बाई एल। इस जगह पे जो हमारा चार्ज जो मूव हो रहा था वो प्लस क्यू हो रहा था, यहाँ पे स्मॉल क्यू लिए थे, इसको अगर चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू है प्लस क्यू, ये चार्ज मूव हो रहा था, यानी हमारा जो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन होता है क्यू इंटू वी, क्यू और वी कितना है -2/3 के क्यू बाई एल, के को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाता है -2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 3 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे के तो नहीं आएगा, ये के अब नहीं रहेगा, इसी की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ठीक है। और ये है ऑप्शन नंबर सी माइनस ऑफ, क्योंकि यही एक सिर्फ माइनस में है। A battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to the electromotive forces of the battery. The ratio of the energy stored in capacitor and work done by the battery is, ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये। इसमें हम लोग को जो रेशियो फाइंड करना है वो किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं हाफ CV² होता है, ठीक है, और वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी हम लोग जानते हैं W = Q इंटू वी होता है, इसको हम लोग CV² भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम फाइंड करना है इसका रेशियो, तो U डिवाइड बाई वर्क डन, ये हो जाएगा हाफ CV² डिवाइड बाई CV², ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, CV² से CV² कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। An electric charge 10 to the power -3 microcoulomb is placed at origin 0, of XY coordinate system. 2 points A and B are situated at √2 and 2, respectively. The potential difference between the points A and B will be, ठीक है। तो इस केस में जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से, ये कोई एक XY प्लेन है, ये XY प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में 0 पे कोई एक चार्ज है जो कि है 10 to the power -3 माइक्रोकूलॉम का एक चार्ज है, ठीक है।
तो इसमें है कि 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट ए है वो है √2 और √2 पे, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये 1 है, ये 2 है, इधर भी ये 1 है और ये 2 है, तो √2 जो होता है वो ऑलमोस्ट 1.414 तो होता है, यानी 1.5 के आसपास हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए है जो कि √2 और √2 है, और दूसरा पॉइंट है बी जो कि 2 0 पे सिचुएटेड, यानी इस जगह पे सिचुएटेड है। ये है पॉइंट बी जो कि है 2 0, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इस ए और बी के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी सबसे पहले हम लोग वी ए पर आ जाते हैं। तो जो वी ए के लिए है, ठीक है, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा और इस जगह पे कितना होगा, हमें ये दोनों डिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। ये तो डिस्टेंस पता है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर ये √2 है और ये √2 है, ये √2 और ये √2 डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा √2 और √2, तो ये हो जाएगा √2² प्लस √2 स्क्वायर, यानी 2 + 2 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2, तो ये भी हो जाएगा 2 के इक्वल, ये जो बीच का डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वी ए। सबसे पहले हम लोग इसको वी ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट ए हो जाएगा के क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास, जो इस चार्ज के लिए फाइंड करें 10⁻³ माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल पहले हम लोग कोई भी एक क्यू लेकर चलते हैं, के क्यू बाद में लोग पुट कर लेंगे, के क्यू बाई आर यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, के क्यू बाई 2। सिमिलरली वी बी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई, इसके लिए भी डिस्टेंस 2 है, यानी अगर हम लोग वी ए बी फाइंड करें तो हो जाता है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। दोनों ही क्वांटिटी सेम है, के क्यू बाई 2 माइनस के क्यू बाई 2, ये कितना हो जाएगा 0, यानी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। A charge q is placed at each of the 2 opposite corners of the square. A charge q is placed at each of the other 2 corners. If the net electric force on q is 0, then q by q equals, ठीक है। इसमें हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर का कोई साइड नहीं दिया हो तो हम लोग मान लेते हैं इसका साइड का जो वैल्यू होगा वो a होगा, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है कि किसी भी 2 कॉर्नर पे चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड है, तो इन 2 कॉर्नर पे हम चार्ज कैपिटल Q ले लेते हैं, और अदर 2 कॉर्नर्स पे जो चार्ज है वो कितना है माइनस स्मॉल q है, इस पर हम लोग स्मॉल q चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, तो हम लोग कोई भी एक कैपिटल Q पॉइंट देख लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इन तीनों चार्जेस के कारण जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस Q के कारण इसका जो चार्ज आएगा Q, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, तो रिपल्शन होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, F1, ठीक है। इस Q के कारण रिपल्शन होगा और बाहर आएगा F2, तीनों ही चार्जेस सेम है तो F1 इक्वल टू F2 आएगा। यहाँ पे हम लोग ये भी कंसिडर करते हुए चलते हैं, F1 जो है वो F2 के इक्वल है, इसको हम लोग कैपिटल F लेके चलते हैं। और तीसरा जो आएगा इस Q के लिए आएगा, ठीक है, वो जो कि इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ भी रिपल्शन होगा और ये बाहर की तरफ आएगा F3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं F1 और F2 के बीच में जो डिग्री है वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो F1 और F2 का जो नेट फोर्स बनेगा वो भी F3 के डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है। F रिजल्टेंट, इसको FR कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। FR जो बनेगा F1 और F2 का ये रिजल्टेंट होगा वो F3 के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग FR कैलकुलेट कर लेते हैं। FR कितना होना चाहिए, सिंस इन दोनों Q के कारण है, डिस्टेंस भी सेम है AA, चाहे डिस्टेंस पे आता है तो सबसे पहले हम लोग इस डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इधर A है, ये भी A है, यानी ये बन जाएगा A√2। हम लोग पहले FR देख लेते हैं, ठीक है। FR जो आएगा वो हो जाएगा √F1² और F2², यानी दोनों ही F है, ठीक है। तो हम लोग इसको F² प्लस F² कर लेते हैं, ये हो जाता है F√2। तो अब इन दोनों का तो नेट रिजल्टेंट आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं इस Q पे, ठीक है, F नेट, जो नेट फोर्स आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ये FR और F3 कारण आ रहा है। जिसमें लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट F है वो एक FR के कारण है और दूसरा F3 के कारण है। साथ में हमारे यहाँ पर गिवन है कि
कि जो भी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा क्यू पे वो ज़ीरो होगा, यानी एफ नेट ये कितना हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, एफ आर प्लस एफ थ्री। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ आर प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एफ थ्री जो होगा वो माइनस ऑफ एफ आर के इक्वल होगा। ठीक है, एफ थ्री को हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाता है के एक स्मॉल क्यू, सॉरी ये दोनों ही कैपिटल क्यू के कारण था, एफ थ्री क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो आर था वो था ए रूट टू होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आर, ये क्या था, ये था एफ इंटू रूट टू, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ के, तो पहले रूट टू को आगे कर लेते हैं, माइनस ऑफ रूट टू। ये किसके लिए था, ये था इस स्मॉल क्यू के कारण। ठीक है, ये इस स्मॉल क्यू के कारण था, तो एक स्मॉल क्यू और एक कैपिटल क्यू आएगा इसमें। ठीक है, ये हो जाता है के टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर इसका ए था साइड का तो ए स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो भी पॉसिबल कैंसिलेशंस होगा। ठीक है, के के साथ एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, के के साथ एक क्यू, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में है क्यू बाई टू और राइट हैंड साइड में है माइनस रूट टू स्मॉल क्यू। ठीक है, मैं फाइंड करना था वैल्यू किसका, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का। यहाँ पर है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस जगह पे हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये टू उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू रूट टू। तो आंसर हमारा निकल कर आ रहा है माइनस ऑफ टू रूट टू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। The electric potential at a point in free space due to charge q coulomb is q into 10^11 volt. The electric field at that point is, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है v वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है q इंटू 10^11 के इक्वल है। ठीक है, हमको पता है v क्या होता है, v होता है k q बाई आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, q इंटू 10^11 के इक्वल हो जाएगा, यानी इसमें ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास जो r बचेगा वो बचेगा k डिवाइड बाई 10^11। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का वैल्यू आ गया 10^11। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट फाइंड करना है सेम पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के लिए के रखते हैं, क्यू वही रहेगा और आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, के बाई 10^11, यानी नीचे हो जाएगा के स्क्वायर और ऊपर 10^11 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब कैंसिल करते हैं तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ के, और हम लोग को पता है कि के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसीलिए 1/k को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे इस के को इस वाले फॉर्मूला में, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर में है क्यू इंटू 10 और के 1/k हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई 10^11 ऐड हो जाएगा 22। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ये ऑप्शन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 10^22, ऑप्शन नंबर ए में। 3 capacitors each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and the breakdown voltage of the combination will be. ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो C के इक्वल है। ठीक है, और इन तीनों का ही जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स जब सीरीज़ में होते हैं तो वो हो जाता है, उसका जो C इफेक्टिव होता है वो हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इस केस में तीनों ही C1 C2 C3 किसके बराबर है, C के इक्वल है, तो 1 + C प्लस 1/C प्लस 1/C ये हो जाएगा 3/4।
सी, यानी सी इफेक्टिव किसके इक्वल हो गया, C/3 के इक्वल। अब यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, ये V1 V2 V3 है, तो वो वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, और यहाँ पे तीनों ही V के इक्वल है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा C/3 और दूसरा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंट x measured in micrometer due to some charges situated on the axis is given by Vx equal to 20 by x square minus 4 volt. The electric field at x equal to 4 micrometer is given by, ठीक है, इसके साथ में इसका डायरेक्शन ही फाइंड करना है, पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव एक्स, यानी ये तो पक्का हो गया कि एक्स डायरेक्शन में ही है, ठीक है। ये देख लेते हैं, तो हमारे पास गिवन है वी एक्स, वी का वैल्यू दिया हुआ, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो होता है माइनस ऑफ dV/dx, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस dV/dx पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हो जाता है माइनस d/dx 20/x माइनस 20 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग u/v के मेथड से सॉल्व करते हैं तो e हो जाएगा माइनस d/dx, ये हो जाएगा du/v का फॉर्मूला होता है vdu माइनस udv डिवाइड बाई वी स्क्वायर, उसको हम लोग लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हम लोग v इंटू डी करते हैं तो du 20 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस 20 इंटू 2x होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें लिख लेंगे माइनस बाहर है और अंदर माइनस हो जाएगा, टोटल प्लस 20 इंटू 2x, यानी इसको हम लोग 40x लिख सकते हैं, 40x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया e। अब हमको क्या फाइंड करना है, e एट 4 माइक्रोमीटर के लिए, ठीक है, एट e x इक्वल टू 4 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 40 इंटू 4 हो जाएगा 160, 4 स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 12, 12 स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक है। अगर इसको हम 16 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 10 टाइम्स और ये 9 टाइम्स आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है निकल के 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, कि x माइक्रोमीटर में था, अभी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए 10/9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कैरिंग q चार्ज एट ईच कॉर्नर इज, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है सेंट्रॉइड के लिए, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, स्क्वायर का सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर, पेंटागन का सेंटर, उस जगह पर जब भी सेंटर का बात आए तो हर जगह जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है 0, ठीक है, क्योंकि सारे जो फोर्सेस है वो सेंट्रॉइड पे, अगर ये सेंट्रॉइड है तो इस जगह पे ये तीनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए 0। अगर स्क्वायर के टर्म में भी अगर सेंटर पे पूछा जाए तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाता है वो 0 आ जाता है। इस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।